So, hello everybody, welcome to Anthropology Day 5th. And we were doing political anthropology. So, in the previous classes of political anthropology, we have already done the themes of the theory of power. ठीक है, थ्योरी ऑफ पावर को हमने ऑलरेडी देख लिया था. फिर उसके बाद जो है वो हमने सोशल सैंक्शंस, और सोशल सैंक्शंस के साथ साथ आपके पास इन्फोर्समेंट ऑफ जस्टिस इन सिंपल सोसाइटीज़, ये जो है वो हमने देख लिया था. ये दो थीम्स जो हैं, जो दो अहम थीम्स हैं, वो हमने कवर कर लिए थे. आगे आने वाली क्लासेस के अंदर, ख़ास करके इस क्लास के अंदर, हम थीम जो है वो तीसरा, वो उसको डिस्कस करेंगे. तीसरा थीम जो है वो आपके पास है नेचर ऑफ लॉ इन सिंपल सोसाइटीज़ प्लस ओरिजिन ऑफ लॉ इन सिंपल सोसाइटीज़. ये जो है वो आपके पास अगला थीम है जो कि इम्पॉर्टेंट बन जाता है, थर्ड थीम. फिर उसके बाद हम जो चौथा थीम है वो होगा आपका कि आपके पास जो हाउ द पॉलिटिकल सोसाइटीज़ और हाउ द एवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इन प्रिमिटिव सोसाइटीज़ के अंदर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किस तरह से बना है, उसकी फॉर्मुलेशन किस तरह से हुई है. ये आपके पास चौथा थीम है. और आपके पास जो पांचवा थीम, आपके पास जो और लास्ट थीम होगा, दैट विल बी कि आपके पास जो है स्कोप क्या है, व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी का स्कोप क्या है. ठीक है, तो हमने जो है वो ऑलरेडी दो थीम्स कर लिए थे, और आगे आने वाली क्लासेस के अंदर हम इन तीन थीम्स को जो है वो हम करेंगे. ठीक है, सो इफ़ यू वांट टू डाउनलोड द कंटेंट ऑफ दिस वीडियो, प्लीज़ गो टू दी O2IS Academy ऐप. आप O2IS Academy ऐप को डाउनलोड कीजिए. आप उसके जो है वो स्टोर सेक्शन के अंदर जाइए. इनसाइड द स्टोर सेक्शन यू विल हैव दिस कोर्स, एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल रिवीजन एंड आंसर राइटिंग कोर्स. In the anthropology optional revision and answer writing course, you will find the resource section. आपको एक रिसोर्स PDF या फिर रिसोर्स सेक्शन जो है, रिसोर्स फोल्डर जो है वो मिलेगा. ठीक है, वहाँ से जो है वो आप इन सारी PDF फाइल्स को और आगे आने वाले लेक्चर्स की PDF फाइल्स को भी जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं. ठीक है, सो दीज वर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वी हैव ऑलरेडी एनालाइज देम. हमने ऑलरेडी जो है वो एनालाइज कर लिया था, और जो हम थीम्स को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, हमने उन थीम्स को जो है वो इन क्वेश्चंस में से निकाला. सो दीज आर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं द थ्योरीज ऑफ सोशल कंट्रोल. थ्योरीज ऑफ सोशल कंट्रोल के अंदर हम देखेंगे कि आपके पास जो सोशल कंट्रोल है वो कैसे इस्टेब्लिश होता है, यानी कि लॉज का, लीगैलिटी का जो आपके पास ओरिजिन है, या फिर लीगैलिटी को किस तरह से जो है ट्राइबल सोसाइटीज़ के अंदर जो है वो देखा जाता है. ठीक है, तो जो हमारे पास पहले हैं, अगेन जब सोशल कंट्रोल की बात आएगी, जब आपके पास सोशल सैंक्शंस की बात आएगी, तब आपके पास जो है एक नाम जो हर एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट के दिमाग में आता है, जिनका बहुत बड़ा काम है सोशल कंट्रोल के ऊपर, वो है आपके पास रेडक्लिफ ब्राउन. तो रेडक्लिफ ब्राउन एंड वी कोट द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन ही इस तरह से लीगल फॉर्मेट में दी है. सो रेडक्लिफ ब्राउन कहते हैं दैट द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इज दैट आस्पेक्ट ऑफ टोटल ऑर्गेनाइजेशन which is concerned with the control and regulation of use of the physical force. तो उनका जो सारा का सारा दबाव है वो रहता है फिजिकल फोर्स के ऊपर. वो कहते हैं कि फिजिकल फोर्स जो है वो ऐसी एक चीज़ होती है जो कि आपके पास जो है वो बच्चे का इनकल्चरेशन कर सकती है. वो बच्चे के अंदर कौन कौन सी हैबिट्स उसके अंदर होनी चाहिए, कौन सी हैबिट्स जो हैं वो उसके अंदर जो है वो नहीं होनी चाहिए. फिज़िकल फोर्स आपके पास एक ऐसी चीज़ है, वो इस चीज़ को डिटरमाइन करती है. ठीक है, तो वो सोसाइटी को समझाते हैं. सोसाइटी इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल. दिस इंस्टीट्यूशन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी इज़ characterized by unique enforceable force that controls the behavior of every individual. तो वो फोर्स की बात कर रहे हैं. ठीक है, दिस फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग द सोशल कंट्रोल. ठीक है,
तो आपके पास ज़्यादातर जो उनका एक जो ध्यान है वो फिज़िकल फोर्स के ऊपर होता है, क्योंकि उनका मानना है कि आपके पास जो फिज़िकल फोर्स है, फिर आगे चलते चलते जब वो सोशल लॉज की बात करते हैं या फिर आपके पास सोशल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, तब आगे चलते चलते वो जो है वो आपके पास एक स्पिरिचुअल फोर्स या फिर मेटाफिजिकल फोर्स की भी बात करनी शुरू करते हैं। बट जो उनका ज़्यादा ध्यान है, जो उनका ज़्यादा फोकस है, वो फिज़िकल फोर्स के ऊपर रहता है। तो आपके पास रेडक्लिफ ब्राउन अपनी थ्योरी के अंदर सोशल, जो आपके पास स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म की थ्योरी है, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म की थ्योरी के अंदर जो है वो फिज़िकल फोर्स को जो है वो सब चीज़ों का आधार बनाते हैं, कि जो फिज़िकल फोर्स है वो आपके पास जो है वो सोशल ऑर्गेनाइजेशन को रन करने में जो है वो काम आती है। फिर उसके बाद बात आती है हेनरी एस मेन की, ठीक है, सर हेनरी मेन की। उन्होंने इंडिया के अंदर काम किया है, एंशियंट लॉ जो है वो 1861 के अंदर जो है वो अपनी किताब लिखी है, और उसके अंदर वो कस्टम्स को जो है वो बात कहते हैं। वो कहते हैं कि आपके पास जो प्रिमिटिव सोसाइटीज़ हैं, उन सोसाइटीज़ के अंदर आपके पास जो है वो कस्टम्स होती हैं। इन दो सोसाइटीज़ यू हैव कस्टम्स, एंड दोज कस्टम्स दे इंश्योर दैट देयर इज़, आपके पास जो है आपके पास एक इन्फोर्सेबिलिटी जो है वो लॉ की, इन्फोर्सेबिलिटी ऑफ लॉ, इट इज़ देयर। आपके पास एक लॉ की और लीगल मैकेनिज़म्स की कोई इन्फोर्सेबिलिटी रहे, ठीक है। तो लोग जो हैं वो कस्टम्स को कन्फर्म करते हैं, लोग जो हैं वो अपने कस्टम्स को अपने से बड़ा मानते हैं, अपने से बड़ा देखते हैं, ठीक है, प्रिमिटिव लोग। तो आपके पास जो आपके कस्टम्स हैं वो ओरिजिन बनते हैं लॉ का प्रिमिटिव सोसाइटीज़ के अंदर। यही आपके पास जो कस्टम्स हैं, जब ये प्रिमिटिव सोसाइटीज़ हैं, इन दी मॉडर्न सोसाइटीज़, यही जो है वो आपके पास कस्टम्स जो हैं वो सोशल कंट्रैक्ट का जो है वो आपके पास एक जो रूप है वो धार लेते हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बन जाते हैं, ठीक है। तो हेनरी एस मेन के हिसाब से जो कस्टम्स हैं वो ओरिजिन हैं, कस्टम्स जो हैं वो क्रक्स हैं, कस्टम्स जो हैं वो एसेंस हैं लॉ का एंशियंट सोसाइटीज़ और प्रिमिटिव सोसाइटीज़ के अंदर। फिर उसके बाद इमाइल डरकाइम का काम है द डिवीजन ऑफ लेबर 1897। इमाइल डरकाइम ने एक पॉजिटिव मेथडोलॉजी या फिर पॉजिटिविस्ट अप्रोच को जो है वो फॉलो किया है इस मेथडोलॉजी के अंदर, इस काम के अंदर। वो कहते हैं कि आपके पास सिंपल सोसाइटीज़ के अंदर जो सॉलिडेरिटी है, इमाइल डरकाइम कहते हैं कि जो सॉलिडेरिटी है वो एक सोशल फैक्ट है, दैट इज़ अ सोशल फैक्ट। हर एक सोसाइटी के अंदर किसी तरह की इंटीग्रेशन जो है वो होनी चाहिए। इसी चीज़ को हर्बर्ट स्पेंसर भी कहते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर की अगर आप सोशल एवोल्यूशन की थ्योरी पढ़ो तो हर्बर्ट स्पेंसर भी इंटीग्रेशन के ऊपर बहुत ज़ोर देते हैं कि आपके पास कैसे डिफरेंशिएशन के साथ साथ एक इंटीग्रेशन जो है वो होती रहती है। और वो इंटीग्रेशन सोसाइटी के अंदर क्यों होती है? क्योंकि लोगों का एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंस जो है वो बनना शुरू हो जाता है। लेकिन अब बात आती है सिंपल सोसाइटीज़ की। सिंपल सोसाइटीज़ भी तो इकट्ठा रहती हैं, लेकिन उनके अंदर इंटरडिपेंडेंस है नहीं, तो वो इकट्ठा क्यों रह रही हैं भाई? तो आपके पास इमाइल डरकाइम डिवीजन ऑफ लेबर 1897 के अंदर जो है वो सिंपल सोसाइटीज़ के अंदर काम करते हैं। सिंपल सोसाइटीज़ के अंदर वो जब काम करते हैं इमाइल डरकाइम, तो वो कहते हैं कि आपके पास सिंपल सोसाइटीज़ के अंदर जो है द सॉलिडेरिटी इट इज़ मेंटेन्ड बाय द कन्फॉर्मिटी टू द रूल्स ऑफ बिहेवियर। जो सॉलिडेरिटी है आपकी वो रूल्स ऑफ बिहेवियर के ऊपर जो है वो बनती है। तो अब आपके पास हर इंसान जो है वो दूसरे के पास रहना चाहता है, दूसरे के साथ रहना चाहता है। सो ईच एंड एवरी पर्सन वो जो है वो आपके पास एक दूसरे के साथ रहना चाहता है। कोई भी जो है वो आपके पास आइसोलेशन के अंदर नहीं रहना चाहता। तो एक दूसरे के साथ सॉलिडेरिटी बनाए रखने के लिए वो जो आपके पास मॉरल रूल्स हैं, जो सोसाइटी की मॉरल गाइडलाइंस हैं, उनको जो है वो ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। तो आपके पास सॉलिडेरिटी अगेन रूल्स ऑफ बिहेवियर अकॉर्डिंग टू इमाइल डरकाइम इट कम्स फ्रॉम स्पिरिचुअल स्फीयर। जब आपके पास स्पिरिचुअल स्फीयर है वहाँ से ये रूल्स ऑफ बिहेवियर जो है वो आपके पास ओरिजिनेट होते हैं। तो इमाइल डरकाइम एक कंसेप्ट देते हैं आपके पास जो है वो सेक्रेड एंड प्रोफेन का।
सेक्रेड एंड प्रोफेन के अंदर वो एक कहते हैं कि एक सेक्रेड सफियर होता है और स्पिरिचुअल सफियर होता है, और एक आपके पास प्रोफेन सफियर होता है। तो जो आपके पास रूल्स ऑफ बिहेवियर हैं, जो मॉरल बिहेवियर्स हैं, उनका ओरिजिन कहाँ से होता है? स्पिरिचुअल और सेक्रेड सफियर से हो रहा होता है, जहाँ पे आपका भगवान जो है, कोई भी सेक्रेड ऑब्जेक्ट जो है वो पड़ा होता है, और यही रूल्स ऑफ बिहेवियर बनाते हैं, और यही रूल्स ऑफ बिहेवियर जो है वो आपके पास सॉलिडेरिटी बनाते हैं सोसाइटी के अंदर। तो अल्टीमेटली आपके पास जो है वो आपके पास जो सोशल कन्फॉर्मिटी है वो कहाँ से आई है? वो जो है वो आपके पास रूल्स ऑफ बिहेवियर से आई है। रूल्स ऑफ बिहेवियर कहाँ से आए हैं? आपके पास स्पिरिचुअल सफियर या फिर सेक्रेड सफियर से आए हैं। सो अल्टीमेटली योर रिलीजन, इट इज़ द सोर्स ऑफ द solidarity as well as it is the source of the rules, or it is the source of the law in the primitive societies। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे रिलीजन जो है वो एक ओरिजिन की तरह आपको दिखाई दे रहा है। लॉ का ओरिजिन जो है वो रिलीजन से हुआ है। हेनरी मेन क्या कह रहे हैं कि लॉ का ओरिजिन जो है वो किस तरह से हुआ है? वो कस्टम से हुआ है। ठीक है, कम्प्लेक्स सोसाइटीज़ के अंदर धीरे धीरे आपके पास जो है वो कंट्रेक्चुअल रिलेशनशिप्स जो हैं वो आने शुरू हो जाते हैं। फिर आपके पास ब्रॉन्सा मलिनोस्की आपके पास एक किताब लिखते हैं, द क्राइम्स एंड कस्टम्स इन द सैवेज सोसाइटी 1976। ही रिफ्यूट्स दिस क्लियर कट डिस्टिंक्शन बिटवीन द परमिटिव एंड द एडवांस सोसाइटी। एडवांस्ड और प्रिमिटिव सोसाइटीज़ के अंदर वाली जो ये क्रक्स डिस्टिंक्शन है उसको रिफ्यूट करते हैं। वो कहते हैं कि ऐसी डिस्टिंक्शन जो है वो आपके पास नहीं होनी चाहिए। आपके पास जो है वो कन्फॉर्मिटी हर जगह के ऊपर अगर आप कन्फॉर्मिटी का प्रिंसिपल देखोगे, हर जगह के ऊपर कन्फॉर्मिटी का प्रिंसिपल जो है वो आपको रेसिप्रोसिटी दिखाई देगा। रेसिप्रोसिटी का मतलब क्या है कि जैसा आप सामने वाले के साथ बिहेव करोगे, सामने वाला भी वैसा ही आपके साथ जो है वो बिहेव करेगा। रेसिप्रोसिटी का जो आपके पास जनरल प्रिंसिपल है, दैट वी हैव डन इन द इकोनॉमिकल एंथ्रोपोलॉजी। इकोनॉमिकल एंथ्रोपोलॉजी के अंदर हमने वो रेसिप्रोसिटी वाला जनरल प्रिंसिपल जो है वो देख लिया था कि आप जो है वो अगर सामने वाले को कुछ देते हो, सामने वाला भी रिटर्न में जो है वो आपको कुछ देता है। तो इस तरह से अगर आप सामने वाले के साथ बुरा बिहेव करोगे तो सामने वाला भी आपके साथ जो है वो बुरा बिहेवियर ही करेगा। ठीक है, तो आपके पास इट इज़ द यूनिवर्सल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द सोशल ऑर्डर। ये एक यूनिवर्सल चीज़ होती है, ये एक यूनिवर्सल आस्पेक्ट है, ये एक यूनिवर्सल फंक्शन है जिसके ऊपर जो है वो आपके पास लॉज जो है वो बने हुए हैं। सो इस तरह से फोर्स, कस्टम, रिलीजन और रेसिप्रोसिटी, चार चीज़ें जो हैं वो आपके पास चार अलग अलग एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने इन चार चीज़ों को दिया है और ओरिजिन समझाने की कोशिश की है कि लॉ जो है वो किस तरह से प्रिमिटिव सोसाइटीज़ के अंदर बनता है, या फिर लॉ जो है वो किस तरह से काम करता है। ठीक है, तो मेजरली ओरिजिन को जो है वो उन्होंने बताने की कोशिश की है कि लॉ का ओरिजिन कहाँ से है। फिर उसके बाद हम अगले पड़ाव के ऊपर आते हैं। एक और छोटा सा टॉपिक है जिसको मैं इसी के अंदर जो है वो कवर कर देना चाहता हूँ, द नेचर ऑफ लॉज इन प्रिमिटिव सोसाइटीज़, और व्हाट इज़ द डिफरेंस of the laws or the nature of laws in the primitive societies vis-a-vis the modern societies, how the law it is different in both of these societies। दोनों सोसाइटीज़ के अंदर आपके पास जो लीगैलिटी है, जो लॉ का प्रिंसिपल है, वो कैसे डिफरेंट है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम जो है वो लुई की किताब का रेफरेंस लेते हैं। लुई ने अपनी किताब लिखी द प्रिमिटिव सोसाइटी इन 1919 के अंदर जो है वो लुई की किताब आती है, और उन्होंने एक कंपैरेटिव एनालिसिस किया है। द कंपैरेटिव एनालिसिस इट इज़ बिटवीन द सिंपल सोसाइटीज़ एंड द मॉडर्न सोसाइटीज़ और द कम्प्लेक्स सोसाइटीज़, कि आपके पास जो सिंपल सोसाइटीज़ के अंदर जो लॉ का नेचर है वो क्या है, और मॉडर्न सोसाइटीज़ के अंदर जो है वो लॉ का नेचर क्या है। ठीक है, तो आपके पास जो लॉ, जब लॉ के नेचर की बात हो तो लुई का नाम आना जो है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सो उन्होंने क्या कहा, दैट द प्रिमिटिव सोसाइटीज़, उनकी लिमिटेड टेरिटोरियलिटी होती है और काफ़ी स्मॉल जो है वो पॉपुलेशन होती है। ठीक है, सिंपल पॉपुलेशन होती है, स्मॉल पॉपुलेशन होती है, क्लास डिफरेंस जो है वो ज़्यादा नहीं होता। विस अगर आप मॉडर्न सोसाइटी की बात करो, जो आपके पास टेरिटोरियलिटी है, ऑल्दो इट इज़ लिमिटेड बट द एक्सटेंट इट इज़ लार्ज, एक्सटेंट जो है वो काफ़ी लार्ज होता है।
और आपके पास जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो ज़्यादा हो जाती है, ड्यू टू विच द कम्प्लेक्सिटी ऑफ द लॉज इट इंक्रीजेस। इन दी सिंपल सोसाइटी पहली जो चीज़ है, जो आपके पास लॉज हैं वो क्या होते हैं, दे आर सिंपल इन नेचर। वो सिंपल होते हैं क्योंकि जो स्मॉल पॉपुलेशन है, लिमिटेड टेरिटोरियल एक्सटेंट है, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, दे आर सिंपल इन नेचर। बट इन दी मॉडर्न सोसाइटीज़ द लॉज दे आर कम्प्लेक्स इन नेचर। वो उनका जो नेचर है वो काफ़ी कम्प्लेक्स हो जाता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ द इनॉर्मस अमाउंट ऑफ द ऑक्यूपेशन दैट यू आर हैविंग। Then the primitive societies, they are knit together based upon the kinship bonds, ठीक है। The enforcement of the law it usually involves the appeals to the kinship bonds, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो किनशिप है वो लीगल इन्फोर्समेंट का आधार बनती है। इवन आपके पास जो ज़्यादातर लॉज हैं वो भी जो है वो आपकी किनशिप एसोसिएशन ही इन्फोर्स करती है, ठीक है। तो आपके जो लॉज हैं, जो किनशिप बॉन्ड्स हैं, वो आधार बन रहे हैं लॉ के इन्फोर्समेंट का, ठीक है। वहाँ पे आपके पास जो है इन दी मॉडर्न सोसाइटीज़ आपके पास एक ऑर्गेनाइज्ड जुडिशरी होती है। यू हैव प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड जुडिशरी, यू हैव प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड पुलिसिंग सिस्टम जो कि इन्फोर्समेंट करता है, किनशिप इन्फोर्स नहीं करती, ठीक है। द किन कुड बी सब्जेक्ट टू द पनिशमेंट फॉर द रॉन्ग डूइंग्स ऑफ द अदर इन द फैमिली, ठीक है। एक किन को जो है वो किसी रिश्तेदार को जो है वो आप सज़ा दे सकते हो फॉर द अदर, बाकी जो है वो अगर किसी और ने जो है वो गलत किया हो उसके लिए भी। लेकिन इन दी मॉडर्न और द कम्प्लेक्स सोसाइटीज़, अगर आप मॉडर्न और कम्प्लेक्स सोसाइटीज़ की बात करो तो उसके अंदर जिस व्यक्ति ने सज़ा की है, जिस व्यक्ति ने गलत किया है उसी को जो है वो सज़ा दी जाएगी, ठीक है। सो द रॉन्ग डूअर ओनली विल बी पनिश्ड, सिर्फ रॉन्ग डूअर को जो है वो पनिश किया जाएगा। किनशिप का उसके अंदर कंसेप्ट ही नहीं आता। गेटिंग द पॉइंट, ठीक है। देन द एथिकल एंड द मॉरल वैल्यूज ऑफ द सोसाइटी दे डिटरमाइन द लॉ एंड दे डिटरमाइन द लॉज एंड कस्टम्स, ठीक है। आपके पास एथिकल और मॉरल वैल्यूज जो हैं इन द सिंपल सोसाइटीज़ आपके पास जो एथिक्स है और जो लॉ है दे आर सेम। एथिक्स और लॉ जो है वो दोनों चीज़ें जो है वो सेम होती हैं, ओके। और आपके पास इन दी कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़ एथिक्स एंड लॉज दे गो वन साइड, और एथिक्स एंड मॉरल्स दे गो वन साइड एंड द लॉ दे गो द अदर साइड, ठीक है। उसके अंदर डिस्टिंक्शन आ जाता है, एथिक्स अलग हो जाता है, लॉ जो है वो अलग हो जाते हैं कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़ के अंदर। सिंपल सोसाइटीज़ के अंदर दोनों चीज़ें जो है वो सेम रहती हैं। Some societies usually are made up of people with the homogeneous value system, shared experiences, sentiments, which enable them to decide what is good or the bad of the society or the whole. But here आपके पास जो laws हैं यहाँ पे they are decided by the society. वो जो society है वो decide करती है, society collectively decide करती है कि आपके पास laws जो हैं वो क्या होने चाहिए। बट इन दी कम्प्लेक्स सोसाइटी, सिंपल सोसाइटी के अंदर सोसाइटी ने डिसाइड कर लिया कि लॉज क्या होने चाहिए। इन दी कम्प्लेक्स सोसाइटी आपके पास अकॉर्डिंग टू हेनरी एस मेन दैट इज़ द सोशल कॉन्ट्रैक्ट दैट डिसाइड्स दैट व्हाट शुड बी द लॉ, ठीक है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ये डिसाइड करता है, या फिर आपके पास जो है लेजिस्लेचर जो है ये डिसाइड करती है दैट व्हाट शुड बी द लॉ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अडल्ट्री, इंसेस्ट, विचक्राफ्ट एंड सच अदर रॉन्ग्स, इनको सिंस जो है वो कहा जाता है, इनको सिंस माना जाता है। और जो कस्टमरी लॉज जो हैं दे आर डिज़ाइन टू एक्ट अगेंस्ट देम, ठीक है। और कस्टमरी लॉज जो हैं वो उनके अगेंस्ट जो है उनको डिज़ाइन किया जाता है कि कस्टमरी लॉज जो हैं उनके अगेंस्ट जो है वो काम करें। एंड हेयर द पब्लिक ओपिनियन इट इज़ हाईली वैल्यूड, पब्लिक ओपिनियन को जो है वो हाईली वैल्यू किया जाता है। इन दी कम्प्लेक्स सोसाइटीज़ द पब्लिक ओपिनियन उसको पीछे रखा जाता है, द प्रेसिडेंस इट इज़ टेकन बाय द लीगल रैशनल लॉज। वो जो आपके पास लीगल रैशनल लॉज हैं वो जो है वो आपके पास एक प्रेसिडेंस ले लेता है।
द स्मॉल सोसाइटीज़ दे आर हाईली इंटीग्रेटेड, इंडिविजुअल डिपेंडेंस ऑन द सोसाइटी इज़ एब्सोल्यूट एंड नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल। तो इसलिए जो है वो पब्लिक ओपिनियन को जो है वो आगे रखा जाता है। वाइल द पब्लिक ओपिनियन इज़ इम्पॉर्टेंट, द डिसीजन मेकर्स आर यूजली द एल्डर्स ऑफ द सोसाइटी। डिसीजन मेकर्स कौन होते हैं? दे आर एल्डर्स ऑफ द सोसाइटी। एल्डर्स को जो है वो डिसीजन मेकर बना दिया जाता है। वो ही होते हैं जो कि कस्टम्स को, इन चीज़ों को जो है वो लॉज को अपनी एबिलिटी और एक्सपीरियंस के हिसाब से जो है वो इंटरप्रेट करते हैं। हेयर यू हैव मेरिटोक्रेसी। कम्प्लेक्स सोसाइटीज़ के अंदर आपके पास जो है वो मेरिटोक्रेसी होती है। मेरिट के हिसाब से जो है जो जजेस जो हैं, डिसीजन मेकर्स जो हैं, उनको जो है वो सिलेक्ट किया जाता है। द बिलीव सिस्टम्स इट इन्वॉल्व सुपर नेचुरल एलिमेंट्स, और आपके पास जो है सुपर नेचुरल एलिमेंट्स जो हैं वो आपके पास जो है वो लॉज के अंदर एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस जो है वो प्ले करते हैं। दैट वी हैव सीन इन द एविडेंसेस। जब हमने पिछली क्लास के अंदर हम एविडेंसेस के बारे में पढ़ रहे थे तो वहाँ पे जो है वो हमने इन चीज़ों के बारे में अच्छी तरह से बात की थी कि कैसे जो है वो सुपर नेचुरल एलिमेंट्स आपके एविडेंसेस में जो है वो काम करते हैं। ठीक है, तो सुपर नेचुरल एलिमेंट्स दे प्ले अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन डे टू डे एस्पेक्ट ऑफ द पीपल लाइफ एज वेल एज द लीगल सिस्टम ऑफ द सोसाइटी, एंड हेयर द सुपर नेचुरल एलिमेंट्स, उनको जो है वो डिसरिगार्ड किया जाता है। सुपर नेचुरल एलिमेंट्स को जो है वो जजमेंट के अंदर जो है वो नहीं आने दिया जाता। ठीक है, इन दी कम्प्लेक्स सोसाइटीज़। इन दी परमिटिव देयर आर ऑल परवेसिव इन दी सोशल रिलीजियस फैसेट्स ऑफ देयर लाइव्स। The justice system in the many primitive societies, they believe in the supernatural punishments. वो supernatural punishments के अंदर, oath के अंदर, we have already done this. पिछली क्लास के अंदर हमने ये सारी चीज़ें जो है वो already कर ली थी। ठीक है, There is no distinction between the public and the private wrong. Public और private wrong के बीच में कोई distinction नहीं है। ठीक है, कलेक्टिव बिलीफ सिस्टम होता है। कलेक्टिव लोग जो है, कलेक्टिव किनशिप एसोसिएशन जो है, कलेक्टिव जो लीनियलिटीज़ हैं वो इन्फोर्स करती हैं लॉ को। और बहुत बार जो है वो प्यूनिटी फीस्ट, वर्क गिल्ड वगैरह जो है वो आपके पास ऑर्गेनाइज किया जाता है ताकि जो है वो लॉज को इन्फोर्स किया जाए। ठीक है, गेटिंग द पॉइंट। सो दीज आर दी नेचर और दीज आर दी जनरल डिफरेंसेस बिटवीन दी nature of the law in the primitive society as well as vis-a-vis the complex societies। ये आपके पास एक जो है वो डिफरेंस है। अब इस लेक्चर के अंदर, इस वीडियो के अंदर हमने दो चीज़ें देखी हैं। पहली चीज़ है कि लॉ का ओरिजिन कहाँ से होता है। उसके अंदर हमने चार अलग अलग फैक्टर्स को या फिर चार अलग अलग जो है वो आपके पास थ्योरीज को देखा कि लॉ का जो है वो आपके पास ओरिजिन कहाँ से है। अलग अलग फैक्टर्स बताए हैं लोगों ने कि कईयों ने मेलिनोस्की ने फंक्शनिस्ट अप्रोच अपनाई है। तो मेलिनोस्की फंक्शनिस्ट अप्रोच अपना के कहते हैं कि आपके पास रेसिप्रोसिटी जो है वो आपके पास जो है वो लॉ का ओरिजिनेशन, जो मेलिनोस्की कहते हैं कि आपके पास जो रेसिप्रोसिटी है वो लॉ का जो है वो ओरिजिन का जो कारण है वो बनती है। ठीक है, मेलिनोस्की की जो अप्रोच है वो कौन सी अप्रोच है? दिस अप्रोच इट इज़ नोन एज द फंक्शनिस्ट अप्रोच। फिर आपके पास रेडक्लिफ ब्राउन आते हैं। रेडक्लिफ ब्राउन की कौन सी है? आपके पास स्ट्रक्चरल फंक्शनिस्ट अप्रोच है। स्ट्रक्चरल फंक्शनिस्ट अप्रोच से वो कहते हैं दैट दिस इज़ द फोर्स। आपके पास जो फोर्स है, फोर्स सुपर नेचुरल फोर्स एज वेल एज मोस्ट प्रोमिनेंटली द फिजिकल फोर्स। आपके पास जो है वो फिजिकल फोर्स है जो कि आपका लॉ जो है उसको इन्फोर्स करके रखती है या फिर लॉ का जो है वो ओरिजिन बनाती है। तो वो तो आपके पास फिजिकल फोर्स या फिर सुपरनेचुरल फोर्स से इतना प्रभावित हैं कि वो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को भी इसी तरह से कहते हैं कि पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वो एक पार्ट है टोटल ऑर्गेनाइजेशन का, जो कि ये बताती है कि फिजिकल फोर्स कहाँ पे लगनी चाहिए, कहाँ पे नहीं लगनी चाहिए। ठीक है, तो आपके पास रेडक्लिफ ब्राउन जो है वो फोर्स को इस चीज़ का ओरिजिन समझा रहे हैं, ओरिजिन बता रहे हैं। फिर आपके पास हेनरी एस मेन, हेनरी मेन जो है वो कहते हैं दैट द कस्टम्स, उनकी जो आपके पास जो उनकी अप्रोच है दैट इज़ द एवोल्यूशनरी अप्रोच। वो एवोल्यूशनरी अप्रोच बताते हैं। वो कहते हैं कि पहले जो है वो प्रिमिटिव सोसाइटीज़ के अंदर जो है वो कस्टम्स हुआ करते थे, और जो आपके पास कस्टम्स हैं वो जो है वो धीरे धीरे आज सोशल कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्म में आ गए आपके पास।
तो कम्प्लेक्स सोसाइटीज़ के अंदर जो है वो वही कस्टम जो है वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट बन गए, यानी कि जो कस्टम्स हैं दे आर द ओरिजिन ऑफ लॉ, वो जो है वो लॉ का ओरिजिन है कस्टम्स। फिर आपके पास जो है वो डरकाइम आ जाते हैं, इमाइल डरकाइम। इमाइल डरकाइम फॉलोड अगेन आपके पास फंक्शनलिस्ट अप्रोच और सोशोलॉजिकल अप्रोच। इमाइल डरकाइम की अप्रोच को बहुत सारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने कहा है दैट इट इज़ अ सोशोलॉजिकल अप्रोच। तो इमाइल डरकाइम सोशोलॉजिकल या फिर आपके पास फंक्शनलिस्ट अप्रोच को जो है वो फॉलो करते हैं, और वो सब चीज़ों का बेसिस जो है वो रिलीजन बताते हैं। ठीक है, इन रिलीजन पर्टिकुलरली आपके पास जो है वो टोटम को बताते हैं, दैट द टोटम और द रिलीजन इज द ओरिजिन और द ओरिजिनेटर ऑफ द लॉ। वो जो है वो आपके पास लॉ का और लीगल एसोसिएशन का जो है वो ओरिजिनेटर है। इस तरह से जो है वो आपके पास इन चीज़ों को एस्टेब्लिश किया जाता है। ठीक है, सो वी हैव एस्टेब्लिश दीज थिंग्स। फिर जो है वो हम लुई के पास आते हैं, और लुई भाई साहब हमें बैठ के समझाते हैं कि 1919 की किताब के अंदर जो है वो किस तरह से उन्होंने नेचर को समझाया कि आपके पास जो प्रिमिटिव सोसाइटी है उसके जो लीगल नेचर है वो कैसे अलग है, और आपके पास जो कम्प्लेक्स सोसाइटीज़ हैं उनका जो लीगल नेचर है वो कैसे अलग है। ठीक है, तो उनकी प्रिमिटिव सोसाइटी किताब का नाम है, उसके अंदर आपके पास एक अच्छा कंपैरेटिव एनालिसिस हमको देखने को मिलता है कि आपके पास जो है वो प्रिमिटिव सोसाइटीज़ के अंदर लॉ कैसे काम करते हैं, और आपके पास जो है वो सिंपल सोसाइटीज़ के जो आपके पास कम्प्लेक्स सोसाइटीज़ हैं उनके अंदर जो है वो लॉज कैसे काम करते हैं। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन ऑफ द डे इज एक्सप्लेन द नेचर and origin of laws in primitive society. 15 marks. First of all, you will try to introduce कि आपके पास जो लॉज हैं वो होते क्या हैं। ठीक है, या फिर आपके पास सोशल सैंक्शंस जो हैं वो होते क्या हैं। ठीक है, अगेन यू विल ट्राई टू गिव द एग्जांपल ऑफ रेडिक्लिफ ब्राउन। रेडिक्लिफ ब्राउन का आप एग्जांपल दोगे, आपका जो है वो इंट्रोडक्शन हो जाएगा। देन कम टू द बॉडी पार्ट। बॉडी पार्ट के अंदर यू विल स्टार्ट विद लुई। लुई जो है वो आपके पास इन प्रिमिटिव सोसाइटी 1919 किताब, और आपके पास लुई जो हैं वो किस तरह से लीगैलिटी का प्रिमिटिव सोसाइटी के अंदर नेचर बताते हैं। किनशिप एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कस्टम्स, किनशिप, ये सारी चीज़ें जो है वो आप लिखोगे इसके अंदर। ठीक है, सुपरनेचुरल जो है वो आपके पास आ जाता है। एक किन का जो आपके पास एक किन का रॉन्ग डूइंग की जो गलती की सज़ा है वो दूसरे को भी दी जा सकती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें जो है वो आप लिखोगे। देन उसके बाद आप जो है वो ओरिजिन ऑफ लॉ के अंदर अगेन वी हैव, जैसे हमने जो है वो मलिनोस्की को डिस्कस किया, हमने इमाइल डरकाइम को डिस्कस किया, हमने रेडक्लिफ ब्राउन को डिस्कस किया, हमने हेनरी एस मेन को डिस्कस किया। उन सब का जो है वो आप उन सब के बारे में आप लिखोगे। ठीक है, इस तरह से दोनों पार्ट आपके हो गए। नाउ यू विल ट्राई टू कंक्लूड। फिर जो है वो आप कंक्लूड करने की कोशिश करोगे, या फिर आप जो है वो कंटेम्प्रेरी रेलिवेंस जो है वो लिखने की कोशिश करोगे कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से आपके पास जो है वो प्रिमिटिव सोसाइटीज़ के अंदर जो है वो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन वो बदल चुकी है। इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन धीरे धीरे जो है वो बदलती जा रही है, जिसकी वजह से आपके पास जो लीगैलिटी का नेचर है वो भी बदलता जा रहा है। ठीक है, सो देयर आर डाइवर्स लॉज, जो नेचर है वो बहुत कंपाउंड हो चुका है। ठीक है, तो आपके पास कोई ऐसी सोसाइटी नहीं, कोई प्रोबेबली ही कोई ऐसी सोसाइटी बची हो जिसके ऊपर ग्लोबलाइजेशन है जो है वो प्रभाव नहीं डाला। एक्सेप्शनल्स हैं, ओंगेज वगैरह, ये सारे एक्सेप्शनल्स हैं, ये पूरी तरह से आइसोलेटेड हैं। ठीक है, बाकी ज़्यादातर इंडिजिनियस सोसाइटीज़ के ऊपर जो है वो ग्लोबलाइजेशन ने अपना प्रभाव छोड़ा है। पॉलिटिकल एसोसिएशंस उनके बदल चुके हैं, तो उसकी वजह से आपके पास जो लीगैलिटी का नेचर है वो बहुत कम्प्लेक्स हो चुका है, वो बहुत कंपाउंडेड हो चुका है। इस तरह से आप जो है वो रेलिवेंस लिखोगे। इसके अंदर ऐसे क्वेश्चंस के अंदर रेलिवेंस लिखना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे से मांग रहा है कि तू रेलिवेंस लिखेगा। यहाँ पे नेचर ऑफ लॉ इन परमिटिव सोसाइटी है, उसके अंदर कंटेम्प्रेरी रेलिवेंस लिखना इंपॉर्टेंट हो जाता है।
ऑन दी अदर हैंड अगर थ्योरी से क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे जाते हैं तो भाई साहब वहाँ पे रेलिवेंस लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है कि आजकल क्या हो रहा है। अगर मैं यही क्वेश्चन पूछा जाए कि ग्लोबलाइजेशन का पॉलिटिकल हेमिस्फीयर में या फिर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा है, अगेन आई विल ट्राई टू राइट द रेलिवेंस, फिर से मैं रेलिवेंस लिखने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो रेलिवेंस यहाँ पे लिखना जो है वो आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर जो है वो यू विल ट्राई टू राइट द कंक्लूजन, फिर उसके बाद जो है वो आप कंक्लूजन लिखोगे। सो दिस इज़ हाउ यूर क्वेश्चन शुड बी ऑर्गेनाइज। इस तरह से अपना जो है वो आप आंसर को ऑर्गेनाइज करोगे। ठीक है, सो प्लीज़ राइट द आंसर, और आप जो है वो इसको इस नंबर के ऊपर जो है वो आप भेज सकते हैं। ठीक है, सो प्लीज़ डाउनलोड द O2IAS Academy ऐप, आप ऐप को डाउनलोड कीजिए। वहाँ पे जो है वो आप इस आंसर को जो है वो रजिस्टर जो है वो करवा सकते हैं, वहाँ पे जो है वो आप सबमिट करवा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।